आज हम एक ऐसे केस की बात कर रहे हैं जिसका फैसला हाल ही में बेगूसराय की एक अदालत ने सुनाया है। और ये मामला ये हमारे समाज और कानून के बारे में बहुत कुछ कहता है। एक पति को अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा हुई है और मामला सीधे सीधे दहेज से जुड़ा है। जी। और जो बात इस केस को और भी गंभीर बना देती है वो है समय। शादी के महज 6 महीने के अंदर ही एक जान चली गई। ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कानूनी प्रक्रिया अगर सही तरीके से चले तो न्याय कैसे मिल सकता है। बिल्कुल। हमारे पास इस मामले से जुड़े अदालती दस्तावेज और फैसले की पूरी जानकारी है। आज हम इसी की परतें खोलेंगे कि आखिर 6 महीने में ऐसा क्या हो गया। अभियोजन पक्ष ने अपना केस इतना मजबूत कैसे बनाया कि अदालत ने इसे हत्या माना, और इस फैसले के बड़े मायने क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले फैसले की बारीकियों को ही समझते हैं, क्योंकि सजा सिर्फ हत्या के लिए नहीं हुई है, इसमें कई और भी चीजें हैं, है ना? सही कहा आपने। ये बरूनी थाना कांड संख्या 293/2022 है। अदालत ने पति निखिल कुमार को दोषी पाया, लेकिन सजा का जो ब्यौरा है वो काफी दिलचस्प है। सबसे बड़ी सजा है आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या के लिए। इसमें आजीवन कारावास और 25,000 रुपए का जुर्माना है। लेकिन इसके साथ साथ 2 और सजाएं भी हैं। अच्छा, वो कौन सी हैं? एक है आईपीसी की धारा 498A के तहत, जो पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के लिए होती है। इसमें 3 साल की कैद और 5,000 का जुर्माना है। और दूसरी सजा दहेज निषेध अधिनियम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 4 के तहत है। ये सीधे तौर पर दहेज मांगने के अपराध के लिए है। इसमें 2 साल की कैद और 5,000 का जुर्माना। एक मिनट, यहाँ एक बात मुझे थोड़ी समझ नहीं आ रही। अगर ये दहेज हत्या का मामला है तो आईपीसी की धारा 304B, जो खास तौर पर डाउरी डेथ के लिए ही बनी है, उसका जिक्र क्यों नहीं है सजा में? ये तो बिल्कुल वैसा ही मामला लगता है। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और यही इस केस की सबसे अहम कानूनी बारीकी है। देखिए, अभियोजन पक्ष के लिए धारा 304B के तहत आरोप साबित करना ज्यादा आसान होता है। उसमें बस ये दिखाना होता है कि शादी के 7 साल के अंदर अप्राकृतिक मौत हुई है और मौत से ठीक पहले दहेज के लिए प्रताड़ना हो रही थी। लेकिन उन्होंने एक ज्यादा मुश्किल रास्ता चुना। ज्यादा मुश्किल रास्ता मतलब धारा 302 का? बिल्कुल, धारा 302 यानी हत्या का आरोप। इसे साबित करने के लिए आपको ये दिखाना पड़ता है कि मौत सिर्फ प्रताड़ना का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी। इसमें इंटेंट टू किल यानी मारने का इरादा साबित करना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर ये साबित हो जाए तो सजा भी सबसे कठोर होती है। इस केस में आजीवन कारावास मिलना ये बताता है कि अदालत ने इसे सिर्फ दहेज प्रताड़ना से हुई मौत नहीं, बल्कि एक क्रूर सोची समझी हत्या माना है। समझ गए। तो अभियोजन पक्ष ने एक बड़ा दांव खेला और वे जीत गए। आजीवन कारावास, ये वाकई एक बहुत बड़ी सजा है। आखिर 6 महीने की शादी में ऐसा क्या हुआ कि बात यहां तक पहुंच गई? कहानी शुरू कहां से होती है? कहानी शुरू होती है 13 दिसंबर 2021 को, जब वाली काजल कुमारी की शादी निखिल कुमार से हुई। और ये कहानी 25 जून 2022 को खत्म हो जाती है, जब काजल की मौत हो जाती है। सिर्फ 194 दिन। सिर्फ 6 महीने? ये तो चौंकाने वाला है। आमतौर पर किसी रिश्ते में इतनी कड़वाहट आने में भी वक्त लगता है। क्या ये छोटी समय सीमा इस मामले को कानूनी तौर पर और भी गंभीर बना देती है? बहुत ज्यादा। कानून की नजर में शादी के शुरुआती साल बहुत संवेदनशील माने जाते हैं। जैसा मैंने कहा, धारा 304B तो 7 साल की समय सीमा देती है, लेकिन जब मौत सिर्फ 6 महीने में हो जाए तो शक की सुई सीधे सीधे ससुराल वालों पर जाती है। यह जांच करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ है। और आरोप क्या थे? स्रोत बताते हैं कि शिकायतकर्ता मृतका के चाचा मुकेश कुमार थे। ये बात भी थोड़ी अलग है। अक्सर तो पिता शिकायत करते हैं। कानूनी तौर पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन शिकायत कर रहा है, जब तक कि वो परिवार का करीबी सदस्य हो। कभी कभी परिवार में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मजबूत या मुखर होता है, वो आगे आता है। आरोप बहुत सीधे थे। शादी के बाद से ही निखिल और उसके घर वाले दहेज में गाड़ी खरीदने के लिए 5 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। और इस मांग को लेकर काजल को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। स्रोत में एक और अहम जानकारी है कि हत्या से करीब 1 महीने पहले चाचा मुकेश कुमार ने 50,000 रुपए दिए भी थे। ये 50,000 रुपए देना ये सिर्फ एक सबूत नहीं, ये तो एक परिवार की बेबसी भी दिखाता है ना? बिल्कुल। ये अभियोजन पक्ष के लिए एक तुरुप का इक्का साबित हुआ होगा।
क्यों? क्योंकि ये आरोप को सिर्फ कई सुनी बात से निकालकर एक ठोस लेन देन में बदल देता है। ये दिखाता है कि 1. दहेज की मांग असली थी। 2. परिवार उस मांग को पूरा करने की कोशिश कर रहा था, शायद ये सोचकर कि इससे उनकी बेटी की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये सिर्फ पैसे का सबूत नहीं है, ये परिवार की हताशा और प्रताड़ना की गंभीरता का भी सबूत है। लेकिन जाहिर है 50,000 रुपए काफी नहीं थे, और अंतिम आरोप ये है कि जब पूरी रकम नहीं मिली तो 25 जून 2022 को पति निखिल और अन्य ससुराल वालों ने मिलकर फांसी लगाकर काजल की हत्या कर दी। यहीं पर अभियोजन पक्ष का असली काम शुरू हुआ होगा, इन आरोपों को अदालत में साबित करना। हाँ, और यहीं पर लोक अभियोजक संतोष कुमार की रणनीति सामने आती है। उन्होंने कुल 9 गवाह पेश किए। दहेज के मामलों में अक्सर केस इसलिए कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि वे सिर्फ परिवार के सदस्यों की भावुक गवाही पर टिके होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ सबूतों की एक मजबूत श्रृंखला बनाई गई। ये दिलचस्प है। ये श्रृंखला कैसी थी? गवाह कौन कौन थे? हम इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है मानवीय पक्ष, यानी अपराध का उद्देश्य, मोटिव। इसके लिए 2 मुख्य गवाह थे, शिकायतकर्ता चाचा मुकेश कुमार और मृतका के पिता विपिन कुमार सिंह। इन दोनों ने अदालत को बताया कि शादी के बाद क्या क्या हुआ, कैसे पैसों की मांग शुरू हुई और काजल ने अपनी पीड़ा के बारे में उन्हें क्या बताया था। ये कहानी का वाय था, हत्या क्यों हुई। ठीक है, ये तो हुआ मोटिव, लेकिन सिर्फ इसके आधार पे तो हत्या साबित नहीं हो सकती। बचाव पक्ष ये भी तो कह सकता है कि ये आत्महत्या थी। बिल्कुल, और यहीं पर अभियोजन की रणनीति का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, वैज्ञानिक सबूत। इसके लिए 3 डॉक्टरों को गवाह बनाया गया जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने 2 बातें साफ की। 1. मौत का कारण दम घुटना था। 2. शरीर पर मौजूद निशान और दूसरे परिस्थितिजन्य सबूत इस ओर इशारा कर रहे थे कि एक हिंसक घटना थी, आत्महत्या नहीं। डॉक्टरों की गवाही ने सुसाइड की थ्योरी को खारिज कर दिया और हत्या की आशंका को पुख्ता किया। ये कहानी का हाव था, मौत कैसे हुई। तो हमारे पास उद्देश्य है, यानी मोटिव, और तरीका भी है, मतलब मेथड। अब तीसरा हिस्सा क्या था? तीसरा हिस्सा था प्रक्रिया, यानी इन सभी कड़ियों को जोड़ना। ये काम किया मामले के अनुसंधानकर्ता, मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विनोद कुमार पाठक ने। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें घटनास्थल पर क्या मिला, उन्होंने किसके बयान दर्ज किए, कॉल रिकॉर्ड्स में क्या मिला, और पूरी जांच के दौरान सबूत कैसे एक दूसरे से जुड़ते चले गए। उनकी गवाही ने परिवार के आरोपों और मेडिकल रिपोर्ट को एक साथ पिरोकर एक पूरी कहानी बना दी। तो ये एक तरह की 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी थी। एकदम। परिवार से उद्देश्य, डॉक्टरों से तरीका और पुलिस से प्रक्रिया। जब ये तीनों कड़ियां जुड़ जाती हैं तो बचाव पक्ष के लिए इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एकदम सही। ये दिखाता है कि दहेज के मामलों में सिर्फ आरोप लगाना काफी नहीं है। एक सफल अभियोजन के लिए आपको भावनात्मक, वैज्ञानिक और प्रक्रियात्मक सबूतों का एक वाटरटाइट केस बनाना पड़ता है। इस मामले की असली सीख इसी रणनीति में छुपी है। ये दिखाता है कि एक घर के अंदर क्या हुआ, इसमें कौन कितना शामिल था, ये साबित करना कितना मुश्किल होता है। ये बात तो है। तो अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो एक तरफ ये कानूनी व्यवस्था की एक जीत है, एक त्वरित सुनवाई हुई और दोषी को सजा मिली। ये समाज में एक कड़ा संदेश भेजता है। निश्चित रूप से ये उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो सोचते हैं कि वे कानून के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। ये फैसला दिखाता है कि अगर परिवार हिम्मत न हारे, पुलिस अपनी जांच ठीक से करे और अभियोजन पक्ष अपनी रणनीति सही रखे तो न्याय संभव है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। और वो क्या है? वो ये है कि कानून हमेशा अपराध होने के बाद हरकत में आता है। ये मामला तो दर्ज हो गया, लेकिन ऐसे हजारों मामले होंगे जो कभी पुलिस स्टेशन तक पहुंच ही नहीं पाते। ये फैसला निखिल कुमार को सजा देता है, लेकिन उस सामाजिक मानसिकता का क्या जो निखिल कुमार जैसे लोगों को पैदा करती है, जहां आज भी शादी एक व्यापार है और लड़की की कीमत गाड़ी और पैसों से तय होती है।